अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, बड़ा शुक्रिया आप लोगों का मेरी स्टोरी का इंतज़ार करने का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी लास्ट स्टोरीज़ जो हैं वो पसंद आई होंगी और आपने मुझको सब्सक्राइब किया होगा। नो प्रेशर। मुझे भी अच्छा नहीं लगता बार बार मैं किसी से कुछ बोलूँ सब्सक्राइब। ज़ाहिर सी बात है, किसी को पसंद आएगा तो वो खुद ही कर लेगा, बोलने का फ़ायदा क्या है। तो जनाब, आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर के आया हूँ। थोड़ी सी अनोखी है, लेकिन एज़ यूजुअल सच्ची स्टोरी है। तो स्टोरी जनाब ऐसी है कि ये स्टोरी है फ़्रांस की। फ़्रांस में एक लड़की जो कि ओरिजिनली अरब मोरक्कन है, वो वहाँ पर रहती है। फ़्रांस के अंदर बड़े मोरक्कन रहते हैं, मोरक्कन, ट्यूनीसियन, अल्जीरियंस, ये जो नॉर्थ अफ्रीकन्स हैं ये बहुत रहते हैं वहाँ पर। साउथ ऑफ फ्रांस के अंदर तो काफ़ी हैंगे। क्या नाम है उसका, मार्सेल के अंदर बहुत, मार्सेल कहते ही अल्जीरिया है क्योंकि अल्जीरिया का जो बॉर्डर है वो मार्सेल को टच करता है। तो इवन अल्जीरिया की दूसरी तरफ भी अगर आप चले जाएँ तो चूँकि शक्ल, नक्शे वक्शे जो हैं वो इतने ज़्यादा उनके मुख्तलिफ नहीं होते। वो मेरे ख्याल में 2 घंटे की फेरी राइड है। तो लैंड तो एक ही है, आप उसको काट कूट करके फ्रांस बोल दें, यूके, इंग्लैंड, अमेरिका, वटेवर जो आपने बोलना है बोलते रहें। तो जनाब ये करीमा की स्टोरी है जो कि वो फ्रांस के अंदर बेस्ड थी। और करीमा के साथ ऐसा हुआ कि शी वॉज़ अ गुड पर्सन, और वो मोरक्को के उस क्लैन से ताल्लुक़ रखती थी जो कि बड़े वेल निट होते हैं और वो अपनी औरतों का बड़ा ख्याल रखते हैं और उनके ऊपर बड़ी नज़र रखते हैं, और अगर कोई उनके साथ बदतमीज़ी करे तो उसका इंतकाम भी लेते हैं। तो जनाब करीमा जब थोड़ी सी बड़ी हुई, आई बिलीव शी यूज्ड टू लिव इन पेरिस, तो वो पेरिस से वो जो थी वो मूव हो गई डिफरेंट सिटी के अंदर। जॉब मूव नहीं हुई अभी, वो जॉब की कोई जॉब आई थी, तो जॉब इंटरव्यू के लिए जो थी वो गई और वहाँ पर उसने जॉब इंटरव्यू दिया और एज़ यूजुअल उसकी लक लगी और उसको वहाँ पर जॉब ऑफ़र हो गई। और उसको वो सिटी भी बहुत पसंद आई। मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं कौन सी सिटी में थी, लेकिन वो पेरिस में नहीं थी। सिटी भी उसको पसंद आई वहाँ पर। तो उसने बोला मुझे जॉब भी मिल गई है, और वहाँ से मेरे ख्याल में फ्यू आवर्स की बस राइड था। तो उसने वहाँ से अपनी फैमिली को फ़ोन किया, ब्रदर्स को स्पेशली। उसने कहा कि भाईजान मेरे पास जॉब आ गई है और मुझे ये शहर भी बहुत पसंद आया है और मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ ताकि मैं थोड़ा काम वाम कर लूँ। तो भाई ने बोला इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आप वहाँ पर काम करो और फिर आप आ जाना, थोड़ी जब छुट्टी वुट्टियाँ हो तो यहाँ पर मिलने आ जाना, अभी आप वहाँ पर काम कर लो, इट्स ओके। तो करीमा जो थी जनाब वहाँ पर काम करने लगी। उसने वहाँ पर कोई रेंट वेंट पे घर भी लिया हुआ होगा, और जनाब वो अपने घर को सेट करना शुरू हो गई, फर्नीचर लेना। जब आदमी का पैसा आता है तो फिर तो आपको पता है फर्नीचर, कारपेट, टेलीविज़न, ये चीज़ें तो आना शुरू हो जाती है ना। तो उनको बेड लेने गई, तो जब बेड लेने गई तो वो थोड़ा घर से उनके दूर था। तो जब वहाँ पर बेड लेने गई तो उनको वो कहते हैं वो लकड़ी के वो जो नक्श निगार बने हुए होते हैं, कार्विंग, तो वो बंदा जो था ना जिसकी जो शॉप थी वो कार्व करता था बेडों को, सोफ़ों को, इन चीज़ों को। तो वो उसके पास गई, उन्होंने बोला कि जी मुझे बेड चाहिए। अच्छा, वो बंदा उनको बहुत पसंद आया, उनको बड़ा हैंडसम लगा, और वो बेड के बजाय तो जनाब वो अब मैं क्या बताऊँ आपको, उनके दिल में कुछ और लड्डू फूटना शुरू हो गए। तो उन्होंने बोला कि जी मैं वापस आकर के आपसे बेड की बात कर लूँगी। तो फिर उसके बाद वापस से आकर के उस सोफ़े की बातें करना शुरू हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने टेबल की बात करना शुरू कर दी। तो बंदे ने बोला यार ये सोफ़ा टेबल बहुत हो गया, अब एक काम करें, मैं आपको करता हूँ प्रपोज, आई वांट टू मैरी यू। और जो करीमा थी वो तो ओवर द मून हो गई, वो उछलना शुरू हो गई, जंपे मारना शुरू हो गई। उन्होंने बोला वाह गुड। अच्छा, तो उस बंदे का बैकग्राउंड ये है कि वो मोरक्को से स्पेन गया था, और स्पेन के अंदर उसने कोई ट्रैवल की थी पुलिस के साथ, लिटिल बिट। पुलिस उसके जब पीछे लग गई तो वहाँ से वो फ्रांस भाग गया। जब फ्रांस भाग गया तो फ्रांस की पुलिस के पास भी उसका रिकॉर्ड था, ही मस्ट हैव डन समथिंग, कुछ वहाँ पर उसने किया होगा एनीवे। तो जब वो करीमा से मिला तो वो इलीगल था, लिविंग इन फ्रांस, और वहाँ पर बेड वेड बनाता था, ऐसी चीज़ें। तो जनाब वो करीमा जो थी उसके प्यार में पागल हो गई, और उन्होंने जनाब बोला कि आप मेरे भाइयों से बात कर लें, और अगर आपको वो पसंद करेंगे तो हम जो है शादी कर लेंगे। भाइयों से उन्होंने जनाब बात करी। जब भाइयों से उन्होंने बात करी तो भाई को वो बंदा नहीं पसंद आया।
ने बोला लुक फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसके पास पेपर नहीं है, इलीगल है, तो ये तुम्हारे को सारे इसके पेपर वो बनाने पड़ेंगे। और पेपर बनाने वाले ज़रा बंदे जो होते हैं थोड़े बहुत डॉजी होते हैं, उनको बाज़ दफ़ा मोटिव ही सिर्फ पेपर का होता है, तो वी डोंट नो, तो फॉरगेट अबाउट इट। मैंने बोला फॉरगेट अबाउट इट। तो करीमा तो दिल दे चुकी थी, आपको तो पता है ना, मैंने बताया, टेबल लेने गई थी, फिर चेयर लेने गई, फिर सोफ़ा लेने गई, फिर वो बस्ता लेने गई। तो वो उन्होंने भाइयों को थोड़ी बताया मैंने इतने ट्रिप मार करके पेट्रोल खर्च किया हुआ है, जनाब आप क्या बातें कर रहे हो, तो ऐसा काहे को बोले। तो उन्होंने जनाब बोला कि नहीं मुझे तो इससे शादी करनी है, भाइयों की मर्ज़ी के बगैर जनाब वो शादी कर ली। अब शादी हो गई, भाई ने बोला भाई ठीक है अब शादी हो गई, अब क्या कर सकते हैं, आपने हमसे पूछा, हमने आपको मना कर दिया था, ही इज़ अ प्रॉब्लम, अब आपने शादी कर ली, ओके भाई ठीक है, इज़ योर लाइफ। तो उन्होंने शादी कर ली। अब हुआ ऐसा कि कई अरसे तक करीमा जो थी घर पे नहीं पहुंची। तो छोटे भाई ने बोला भाई ऐसा हुआ नहीं है कि हमारी बहन जो इतना घर ना आए, तो किधर गई है वो। तो मैं बोला हाँ डोंट नो। मैं बोला अच्छा। तो वो जो छोटा भाई था वो करीमा के फ्लैट पे गया। तो जब फ्लैट पे गया तो करीमा ने डोर खोला। फिर डोर खोला वो तो दंग रह गया। करीमा की बड़ी फेंटी वेंटी लगी हुई थी जनाब, उनके पूरी आँख वाँख सूजी थी, फेंटी बेटी उनको अच्छी पड़ी होगी एक आध दिन पहले, अस्तगफुरुल्लाह। तो उसने बोला भाई ये क्या, उसने बोला भाई ही इज़ अ वेरी नाइस मैन, ओके ही इज़ अ वेरी नाइस मैन एज यू कैन इमेजिन, ही इज़ अ वेरी नाइस मैन। और बस वो एक आधा मैंने कुछ कर दिया था तो इसने मुझे फेंट दिया। उसने पहला उसने गुस्सा किया ब्ला ब्ला, तो वो उसने फिर दोनों के बीच में बैठ के बातें करी। तो भाई का उस बंदे से झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हुआ करीमा ने भाई को भी किक आउट कर दिया, भाई घर पे वापस आ गया, ओके फेयर इनफ। अब जनाब इस बंदे का काम था हर थोड़े अरसे में ये करीमा की फेंटी मारता, और करीमा जो थी वो अभी भी उसको दिल में जो है गुले गुलजार बना के बैठी हुई थी कि मेरा गुले गुलजार है, इसको कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। तो जनाब वो फेंटी मारता रहा। तो अब करीमा के जो अंदाज़ा हुआ कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, चूँकि शी कान बी प्रेग्नेंट, क्योंकि उन्होंने जब डॉक्टर से चेक किया, डॉक्टर ने यू कान बी प्रेग्नेंट, यू कैन नेवर बी प्रेग्नेंट। अब वो करीमा के तो फेंटी और लगना शुरू हो गई, और करीमा और ज़्यादा उसकी वो ग़ुलाम हो गई, क्योंकि उनको पता है अब तो मैं इसको औलाद भी नहीं दे सकती जनाब, मैं क्या करूँ। उसने बोला ये औलाद नहीं रहती और फेंटो। तो जनाब वो ऐसे ही होता रहा, उनका चलता रहा। तो भाई जो था उसको जनाब किसी ने बोला, माँ बाप ने बोला होगा कि आप मोरक्को वापस आएँ और मैं आपकी कराती हूँ शादी एक अच्छी जगह पे जहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप फॉरगेट अबाउट करीमा। तो उसने देखा उस लड़की को, उस लड़की का नाम था रबिया। उसने जब रबिया को देखा उसने बोला वाह भाई साहब छोड़ो करीमा को यार, पासपोर्ट तो मिल ही चुका है, करीमा से क्या लेना मुझको, हाँ। तो उसने बोला कि मेरी शादी करा दो। तो वो चला गया, उसने शादी कर ली। अच्छा करीमा को, सॉरी मैं बताना भूल गया, करीमा की उसने फेंटी काफ़ी मार दी। करीमा चली गई थी अपने घर, वो अलग रहता था। तो उसे जब शादी यदि कर ली, करीमा को पता ही नहीं है 2-4 साल को ये गायब हो गई थी। तो उसका एक औलाद हुई और थोड़े अरसे के बाद उसकी एक और औलाद हुई। तो अब ये जो है इस स्टोरी का मुझे छोटा सा जो पहलू है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा है कि ये आदमी था ख़राब जो मारता था। तो उसने किया करीमा को फ़ोन। अच्छा वो बोलता है, मैं आपको एंड में बताऊंगा ये सस्पेंस जो है। उसने ये बोला कि तुम एक काम करो, तुम मेरी बीवी हो, तुम वापस आ जाओ, मेरे साथ रहना शुरू कर दो, और मेरी हो गई शादी। तो वो उसने रोना धोना शुरू कर दिया। उसने बोला भाई रोने धोने की शुरू बात नहीं है, अब मेरी बीवी है प्रेग्नेंट सेकंड वाली, और हमने उसका स्कैन कराया हुआ है और वो है लड़का। तो मेरे पास ऑलरेडी 2 लड़कियां हैं और ये लड़का जो है मेरी वाइफ तुम्हारे को देने को तैयार है। इसने मोरक्को से फ़ोन किया था, मेरी वाइफ जो है तुम्हारे को लड़का देने को तैयार है। तो करीमा ने बोला ऐसा कैसे। उसके भी दिल में लड्डू फूटना शुरू हो गए कि मियाँ तो आ रहा है, औलाद भी आ रही है जो कि मैं बना ही नहीं सकती थी कभी भी। तो उसने वो हो गई राज़ी। उसने उसकी बीवी से बात करी, यानी कि दूसरी बीवी से। तो उसने बोला हाँ
क्या कहते हैं, आप आकर के मेरा जो है औलाद दे लें। उसने कहा ओके। वो वहाँ से फ़्लाई करी, वहाँ से मोरक्को पहुँची। मोरक्को में जा कर के जनाब उसने उनकी फैमिली से मिली है, सब कुछ उसने किया। और जनाब वहाँ से वो उसने बोला ठीक है, मैं क्या कहते हैं बेटा ले लेती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। उसने कहा ओके, नो प्रॉब्लम। तो जनाब उसने ये सब बातें हुई। तो उसने बोला अभी एक काम करो करीमा, अभी तो तुम जाओ वापस, ठीक है, और उसके बाद जो है मैं क्या कहते हैं, जब हम वापस आएंगे मोरक्को तो आप आराम से क्या कहते हैं अपना बेटा जो है आप ले लीजिएगा और आप हमारे साथ रहिएगा। इतनी हमारे को कहानी इस वक्त तक पता चली थी। तो जनाब वो करीमा जो थी, अच्छा ये बंदा जो था ना, इसकी बहनें थीं उस वक्त फ्रांस के अंदर, वो सब लेकर के गई थी करीमा को मोरक्को, क्योंकि सब एग्री थे, पूरी फैमिलीज एग्री थी। अब वो करीमा जो है वो मोरक्को से वापस ही नहीं आए, वो वापस ही नहीं आए। तो पुलिस को भाइयों ने बताया, तो पुलिस ने बोला, पूछगछ करी होगी, तो उसने बोला कि आई डोंट नो, हम तो मोरक्को से कब के वापस आ गए। बोर्डो के अंदर हमने करीमा के लिए टिकट खरीदा था जहाँ पर भाई रहते थे, और हमने उसको टिकट लेकर के अब उन्हें बोला कि यहाँ से अब तुम चली जाओ अपने घर और थोड़े दिन बाद आ जाना। तो हमें नहीं पता वो कहाँ चली गई। तो उन्होंने टिकट विकट देखा तो वहाँ पर बोर्डो का टिकट ले चुके हैं करीमा से। करीमा की वहाँ से मोरक्को से वापसी भी हुई है, फ्रांस में पहुँची है वो, और बोर्डो का उसने ट्रेन टिकट भी लिया हुआ है, और वहाँ से वो अपनी सिटी गई है। वहाँ से कहाँ गायब हो गई पता नहीं। भाई उन्हें जनाब पुलिस के चक्कर मार मार करके वो थक गए। उनको पुलिस वाले जो हैं वो बिल्कुल ही बेवकूफ़ है। मेरा कभी कभार फ्रांस की मैंने पुलिस देखी है, बड़ी आई मीन बड़ी एमेच्योर ऐसी है वो, कोई ऐसी वो नहीं है उनके अंदर पुलिस वाली बात। तो जनाब उन्होंने बोला कि देखें हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, लड़की जो है वो बालिग है, शी कैन बी एनी वे, ओके, हमारे पास कोई डेड बॉडी भी नहीं उसकी मिली है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब आपको आगे जाके पता चलेगी पुलिस की यही मार्कत। 7 साल उन्होंने भाइयों के बर्बाद करे यही कह करके कि वी कांट डू एनीथिंग। भाइयों ने जब बहुत ज़्यादा फोर्स किया, मुझे ज़रा जहन पे जोर देने दें कि हुआ क्या फिर। अच्छा हुआ ये कि जब भाइयों ने फोर्स करा तो बहन से, भाई की मियाँ की बहन से एक बात गलत निकल गई। जब उन्होंने इंटेरोगेट किया तो उसके मुंह से ही निकल गया कि हम तो लेकर के आए थे और हमने जो है करीमा, हमें बस इतना याद है कि भाई ने करीमा का पासपोर्ट जो था वो बिन में फेंक दिया था। पुलिस को एक क्लू मिल गया 7 साल के बाद। उन्होंने बोला कि भाई ये तुम्हारी बहन ने बोला कि पासपोर्ट तुमने इसका फेंका है। वो फेंका किधर तुमने, क्यों फेंका पासपोर्ट? इन्होंने पासपोर्ट चेक करा, दूसरा पासपोर्ट भी करीमा के नाम पे बना हुआ है। इन्होंने जनाब जब चेक किया तो आई एम श्योर पाकिस्तान में भी ऐसी होगा। यहाँ तो वो पुलिस वाला टैप करता है पासपोर्ट पे, तस्वीर आ जाएगी आपकी। वो तस्वीर आई तो वो तो करीमा की तस्वीर नहीं, तो रबिया की तस्वीर है। वो हुआ ये, आई एम सो सॉरी अगर मैंने स्टोरी में थोड़ा सा गलती कर दी है। मैंने आपसे बोला बड़ी स्टोरी मिक्स हो जाती है, नहीं ये नहीं हुआ। उस बंदे को जो है ना, जब पासपोर्ट की बात हुई थी तो उसके सस्पिशन के ऊपर उसको अरेस्ट कर लिया था। उनको सस्पिशन हो गया कि इसने कुछ किया है, तो लेकिन उनको पता नहीं था कि हुआ क्या, करीमा किधर गई है, तो ये बता नहीं रहा था। तो उन्होंने काम किया जो कि बड़ी अक्लमंदी है कि जब ये जेल में था तो एक बंदा इन्होंने पुलिस वाला भेज दिया जेल के अंदर कि इससे मालूम करो। तो कुछ अर्से के बाद वो बेवकूफ़ ने खुद ही बता दिया। उसने बोला कि देखो हुआ ये कि ये जो औरत है ना, इसने जो दूसरी वाली है, जो दूसरी रबिया, वो रबिया तो आ गई थी। रबिया जो थी, जब वो पुलिस वाले ने देखा तो रबिया उसके पासपोर्ट पे आ गई है, तो उसको पता नहीं, उन लोगों को पता नहीं चला कि करीमा का क्या हुआ। इसका मतलब ये है कि करीमा तो अभी भी मिसिंग है। तो वो पुलिस वाले को उसने बताया कि हुआ ये है कि जो दूसरी बीवी जो मैंने शादी की थी रबिया, इसके पास मैं करीमा को लेकर के गया और करीमा को मैंने वादा किया कि मैं तुम्हारे को बेबी भी दूंगा, और सब कुछ हुआ। तो जब मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, नहीं, जब वो रबिया यहाँ पर आ गई मोरक्को से, तो उसने सारे गलत काम जो थे
वो करना शुरू कर दिए। लोगों से मिलना, लड़कों से मिलना, डेटों पे जाना, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उसको तो बड़ा गुस्सा, कहने लगा मैं यहाँ पर जेल में हूँ और रबिया जो है वहाँ पर ऐशी कर रही है। तो उसने जो है ना रबिया की पोल खोलना शुरू कर दी उस बंदे से। तो उस बंदे ने, वो तो पुलिस वाला था, उनको पता चल गया। तो वो फिर उसके बाद गए जनाब करीमा के घर पे। तो उनको अंदाज़ा हुआ कि वो करीमा के घर में ही वो रबिया रह रही है, करीमा के नाम पे रह रही है। जब रबिया से पूछा तो उसने कहा मुझे तो नहीं पता, मेरा तो हस्बैंड मुझे लेके आया है, पता नहीं किस नाम से लेके आया हुआ होगा। तो फिर उससे पूछा कि भाई लोग अब हमारे को तुम सच्ची स्टोरी बताओ। तो उसने कहा मैं तो आपसे कोऑपरेट करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जेल में फंसा हुआ हूँ और मुझे पता है कि मेरी जो दूसरी बीवी है उसकी वजह से मेरी पहली बीवी भी मरी, और वो तो अभी ख़ुद भी डेटे मार रही, क्योंकि मैं तो जेल में, मैं उसे किसी काम का ही नहीं हूँ। तो उसने बोला हुआ ये था कि जब हम गए, जब मोरक्को में हम थे, तो करीमा आई। जब करीमा आई तो उसने कुछ बोला होगा कि भाई क्या है ये बच्चा मुझे दो और ये दो। तो भाई ने एक काम किया, भाई ने उसको, करीमा को कत्ल कर दिया और वहाँ के सहारा के अंदर उसको दफन कर दिया, मोरक्को के अंदर ही। और रबिया उसके पासपोर्ट पे यहाँ पर आई है। और उन्होंने, जब रबिया आ गई तो उसने रबिया की वो जो तस्वीर जो थी वो करीमा ही की थी, लेकिन पुलिस वालों ने चेक नहीं की। तो रबिया तो आ गई, तो उसने करीमा का पासपोर्ट उठा के फेंक दिया। और पता नहीं दूसरा पासपोर्ट उसने अप्लाई करा था कि नहीं करा था। कहानी जो थी यही हुई थी कि उसने रबिया को करीमा के पासपोर्ट से बुलाया यहाँ पर। उसको पता था कि बीवी को कत्ल कर दिया। कहने लगा मुझे गुस्सा इस बात पे आया कि जब मैंने उसके भाई ने, रबिया के भाई ने करीमा को कत्ल कर दिया मोरक्को के अंदर ही, और जब वो यहाँ पर, मैं उसकी बहन को लेकर के भी आ गया, हम रहना भी शुरू कर दिए। मैं अभी जब मैं उसे कंप्लेन करता कि लोग तुम्हारी बहन जो है उसकी हरकतें यहाँ पर ठीक नहीं है, तो उसके भाई ने बोला कि अगर तुम्हारे को पसंद नहीं उसे तलाक दे तो मुझे क्यों तुम हेडेक दे रहे हो। उसने कहा कि वो तो बॉदर ही नहीं है, उसको ऐसा लगता था जैसे कि उसको सिर्फ बहन को नेशनलिटी चाहिए थी, उसने हेल्प कर दी। नेशनलिटी की खातिर लोग क्या क्या करते हैं, इन मुल्कों के अंदर आते हैं, उनको पता चलता है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये दूर के दौड़ सुहाने पता नहीं क्या कर लेंगे। यहाँ पर मैंने बड़े मोरक्कोनों को, अल्जीरियंस को, पाकिस्तानी को देखा, क्या है वो इज इट, छोटी सी नॉर्मल सी लाइफ है, उसके लिए आप कत्ल कर देते हैं किसी को, गलत काम करते हैं। तो उसने उसकी वजह से वो कहा आई डोंट नो, मैं इन लोगों की ज़रा साइकोलॉजी समझ नहीं पाता हूँ, मेरी साइकोलॉजी से बहुत ज़्यादा डीप हैगी है। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे हमने कभी सोचा भी नहीं। तो जनाब वो उसने बोला कि वो तो यहाँ पर आकर के वो तो ऐश ही कर रही है, भाई को भी बॉदर नहीं है, वो भी बॉदर नहीं है, और मैं यहाँ पर जेल में फंसा हुआ। तो जनाब उसने फिर सब सच्चाई बताई। फिर उन लोगों ने मोरक्को पुलिस से कांटेक्ट किया और उन्होंने जनाब उसको वहाँ से डेड बॉडी, अच्छा नहीं, उसने डेड बॉडी थी वो उसने दफन नहीं करी थी, सिर्फ उसने वहाँ पर सहारा में डाल करके जला दी थी। तो ना जाने वो एशिज़ वैशिज़ मिले हो या ना मिले हो, लेकिन ये थी करीमा की कहानी, जो कि अगेन इस सैड स्टोरी, लेकिन ये हमारे लम्हे फ़िक्र है कि हमारे जो प्रेफरेंसेस हैं वो कितनी गलत हैं। ओके नाज़री सामाइन, इंशाअल्लाह आपके साथ ज़रूर जल्द से जल्द मुलाकात करेंगे नई स्टोरी के साथ। और अपना आप ख्याल करिएगा, और अगर रात के वक्त अगर आप अपनी स्टोरी सुन रहे हैं तो मेरी तरफ से आप लोगों को गुड नाइट। अपनी फैमिली का ख्याल करें, बाल बच्चों का ख्याल करें, मिसेस का ख्याल करें, और देखें बाहर के माहौल कैसा है, लोग ज़रा सी बात पे कत्ल कर देते हैं। तो आप लोगों को मैं बहुत दिली दुआ देता हूँ और इंशाअल्लाह आपसे ज़रूर जल्द मिलूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।